ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला मैंने कि वह कौन सा कथन है जो विकास एवं अधिगम को अंतः संबंधित करता है। आप बताएंगे पहला ऑप्शन, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर हैं। अब समझना, विकास, एक एक चीज समझाऊंगा मैं। विकास क्या है आप लोग बताएंगे। विकास होता है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भ से लेकर शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, कब्र तक जाती है। गर्भ से लेकर कब्र तक, इट मीन्स बॉम्ब टू टॉम। क्या फ्रेंड्स, बॉम्ब टू टॉम कौन चलता है, विकास चलता है, डेवलपमेंट चलता है। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आप लोग मेरे साथ, ठीक है। अब इसके बाद समझना, विकास के अंतर्गत दो चीजें और समझना। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। क्या बोला मैंने, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। क्यों होता है, अब आप जैसे समझना, एक बच्चा जन्म लिया तो बच्चे को देखकर ही हम लोग बोलते हैं कि बच्चा जो है बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, फिर टीचर बनेगा। वो बोलते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो वो गुणों को देखकर। मात्रात्मक, मात्रा, तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि विकास को मापा भी जा सकता है, इसलिए विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझना, अब यहाँ क्या बोल रहा है, अधिगम के बारे में बता रहा है। अधिगम मतलब क्या होता है समझना। जो नए दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, आप सबको बोलूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग सही जगह पे आए हैं। यहाँ पर आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगी और अच्छे से मिलेगी। अधिगम क्या है, अधिगम के दो अर्थ होते हैं साथियों, आप लोग मेरे साथ पढ़ते जाना, करते जाना। अधिगम के दो अर्थ होते हैं, एक संकीर्ण अर्थ होता है और एक व्यापक अर्थ होता है। संकीर्ण अर्थ में अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है फ्रेंड्स, सीखना। और व्यापक अर्थ होता है अधिगम का व्यवहार में परिवर्तन। क्या फ्रेंड्स, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है ना। अधिगम का दो अर्थ है, एक अर्थ होता है सीखना, दूसरा अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। अब अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है समझना। जैसे मैंने कुछ चीज़ को सीखा, सीखने के बाद उसको उस चीज़ से संबंधित मेरे अंदर क्या व्यवहार में परिवर्तन आए, क्या व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया, क्लियर है। मान लो हमने किसी बच्चे को जोड़ना सिखाया, तो वह जोड़ने सीखने के बाद क्या वह अपने जोड़ने का प्रयोग जो है, उस विधि का प्रयोग क्या अपने जीवन में कर पाता है। यदि वो कर पाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है, इसे कहते हैं अधिगम, क्लियर है। अच्छा, अधिगम और परिपक्वता में अंतर पूछता है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अधिगम और परिपक्वता में अंतर समझना साथियों। परिपक्वता क्या है, इस तरह की पढ़ाई चलेगी साथियों, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, इस तरह से पूरी चीजें क्लियर होंगी। परिपक्वता, मेच्योरिटी क्या है। मेच्योरिटी जो होती है ना फ्रेंड्स, एक समय के बाद खत्म हो जाती है, पर अधिगम पूरा जीवन चलता है, विकास भी पूरा जीवन चलता है। परिपक्वता, मान लो कि व्यक्ति बीमार हुआ, बीमार होने के बाद उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आया, पर वो व्यवहार में परिवर्तन कब तक रहा, जब तक बीमार था। ठीक होने के बाद वो उसका व्यवहार खत्म हो गया, वो वाला व्यवहार। इसका मतलब वो क्या है, परिपक्वता है, वो अधिगम नहीं है। ये अवधारणात्मक प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए, तो 32 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा, विकास एवं अधिगम दोनों अंतः संबंधित और अंतः निर्भर हैं। अंतः निर्भर क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स जब विकास होता है तभी अधिगम होता है, बिना विकास के अधिगम संभव नहीं है। और अधिगम के बिना विकास होगा नहीं होगा, होगा। अधिगम के बिना भी विकास हो सकता है, पर विकास के बिना अधिगम होना संभव नहीं है। तो पहला क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा आपके साथ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 या फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन लूंगा, आप लोग नंबर में ध्यान मत देना। सेकंड क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूं, आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पाठ सहगामी क्रियाएं मुक्तः संबंधित हैं, किससे संबंधित है बताइए। पाठ सहगामी क्रियाएं पहले समझना कि पाठ सहगामी क्रिया होती हैं क्या। प्यारे मित्रों, पाठ सहगामी क्रिया क्या होती हैं आपको समझाऊंगा मैं। पाठ सहगामी क्रियाएं ऐसी सहगामी क्रिया होती हैं जो कि अध्ययन अध्यापन के साथ चलती रहती हैं, है ना। इंग्लिश में कहते हैं इनको को करिकुलम एक्टिविटी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, को करिकुलम एक्टिविटी कहते हैं। ऐसी गतिविधियां जो कि आपके अध्ययन अध्यापन के साथ चलती रहती हैं, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ गीत कविता को अच्छे लयबद्ध तरीके से सुना रहे हैं, बच्चों को डांस करके सुना रहे हैं, खेल विधि के द्वारा सुना रहे हैं, नाटक विधि के द्वारा सुना रहे हैं। ये सब क्या है,
को करिकुलम एक्टिविटी होती हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का, छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। आप लोग बोलेंगे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है किससे? पाठ सहगामी क्रियाओं से। किससे साथियों? पाठ सहगामी क्रियाओं से। नए फ्रेंड्स, आप सब जो है चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस तरह की मजेदार प्रश्न आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा मैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अब सबसे पहले समझना कि बाल मनोविज्ञान क्या है। किसी भी प्रश्न का आंसर देने से पहले आपको उस प्रश्न की थीम पता होनी चाहिए। इसलिए बाल मनोविज्ञान क्या है पहले आप समझना। बाल मनोविज्ञान ना साथियों, प्यारे मित्रों, बाल मनोविज्ञान मतलब होता है बालक के विज्ञान को समझना, बालक के मन स्थिति को समझना। अब आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हमें बच्चों को क्लास में पढ़ाना नहीं होता, बल्कि हमें बच्चों को क्लास में पढ़ना होता है। यदि आपने बच्चों को पढ़ लिया तो बच्चों को पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है। अब पढ़ने वाली बात क्या है? पढ़ने वाली बात यह है ना साथियों कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा हमसे क्या चाहता है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चा हमसे क्या चाहता है, हमें वही चीज़ पता होनी चाहिए। अब वही चीज़ होती है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान किस किस का अध्ययन करता है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, सारे बच्चे एक जैसे बिल्कुल नहीं होते साथियों। हमारी क्लास में प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं, कुछ नहीं, सारे बच्चे, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हमारी क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं वो सारे बच्चे स्पेशल होते हैं। अब आपको एक थीम बता रहा हूं मैं, जब भी आप पेपर देने बैठेंगे तो बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो आंसर देना है और वो आंसर देना है जो कि बच्चों के परिप्रेक्ष्य में हो, बच्चों के अगेंस्ट ना हो। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और क्लियर करूंगा मैं कि मनोविज्ञान क्या है। समझना फ्रेंड्स मेरे साथ, मनोविज्ञान समझिए। मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे अध्ययन हुए। आप सबको बता दूं मैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत 1905 से अध्ययन हो रहा है। कब से हो रहा है? 1905 से। बहुत बड़े बड़े क्या हुए? शिक्षा शास्त्री हुए। सबसे पहले अरस्तु, फिर प्लूटो, फिर मैकडूगल, फिर पंपोनोजी, फिर उसके बाद आए जेबी वॉटसन, उसके पहले वुडवर्थ भी थे। अब ध्यान देना, मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र कहा जाता था, ठीक है ना, चेतना का अध्ययन कहा जाने लगा। उसके बाद मन का अध्ययन आया। दर्शन का अध्ययन किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। मन का अध्ययन किसने कहा था? पंपोनोजी ने। इन चीजों को आप नोट करते जाएंगे। मन का अध्ययन कहा था पंपोनोजी ने। इसके बाद आ गए व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन कहा जो कि आज भी चल रहा है। तो मनोविज्ञान में मानव के साथ साथ क्या फ्रेंड्स, मानव के साथ साथ जीव जंतुओं का भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब आप याद रखना, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के साथ साथ जीव जंतुओं के भी व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? आप सभी बच्चे बता देंगे, ठीक। अच्छा, व्यवहार का अध्ययन किसने बताया? मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन किसने बताया? यह प्रश्न पूछता है। आप बताएंगे मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा वॉटसन साहब ने, जेबी वॉटसन साहब ने। कौन बताया? जेबी वॉटसन साहब। जेबी वॉटसन साहब किसने बताया? जेबी वॉटसन साहब ने। जॉन ब्रॉडस वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो इसका मतलब यहाँ पर बाल विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? आप बताएंगे प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये वाला कथन सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलूंगा। सभी साथियों से गुजारिश है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे साथियों, क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूँ 2020 में और मैंने खुद निकाला हुआ है वर्ग 3, तो अपना अनुभव आपके साथ में साझा कर रहा हूँ मैं। ऐसा फ्री क्लास आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा। चलिए चलते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है क्या है? बताइए, बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में क्या क्या अध्ययन किया जाता है? यही बाल विकास और बाल मनोविज्ञान सेम चीजें हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन बिल्कुल होता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन बिल्कुल होता है, पर यहाँ पर केवल वातावरण होगा ये नहीं है। अभी क्लियर करता हूँ। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन बिल्कुल होता है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही, इसमें आंसर जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आपको जो ध्यान देना है, 3 ऑप्शन जहां कवर हो जाए उसमें चौथा ऑप्शन आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, व्याख्यान समझना। क्या बोल रहे हैं कि बाल विकास में अभी बताया था मैंने, फर्स्ट ही क्वेश्चन अपना था कि विकास के अंतर्गत ना फ्रेंड्स, विकास के अंतर्गत हम जो है आपका हेरिडिटी, इट मीन्स अनुवांशिकता, इन्वायरमेंट, इट मीन्स पर्यावरण, इन दोनों का गुणात्मक संयोग होता है विकास। और विकास के अंतर्गत अनुवांशिकता, आप सबको
किसकी कहानी पता है? अभिमन्यु की कहानी पता है। उन्होंने कहाँ पर चक्रव्यूह में घुसने की आधी रणनीति पेट में गर्भ में ही जान गई थी, अर्थात उनका विकास वहाँ हो गया था। इट मीन्स क्या है कि बच्चे का विकास गर्भ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? कब्र तक जाता है। इसके बाद बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म आने के बाद उसको परिवार का परिवेश मिलता है, समाज का परिवेश मिलता है, वातावरणीय परिवेश मिलता है, तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्र गति से वृद्धि होती है। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा है किसने? अभी मैं आपको पहली वीडियो जो थी मेरी फर्स्ट क्लास की सेकेंड क्लास है ना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि बाल विकास में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है तथ्यात्मक, एक होता है अवधारणात्मक। एक तथ्यात्मक और एक अवधारणात्मक। तथ्यात्मक मतलब क्या? तथ्यों पर आधारित, जैसे कि ये वाला प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये परिभाषा है जो पिछली बार 2-3 परिभाषा पूछी गई थी, हरलॉक साहब ने कहा था, तो हमने ऐसे सारी परिभाषाओं को हम कवर कर लेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाना। अवधारणात्मक प्रश्न वाला भी लिया है मैंने, 5 क्वेश्चन है, उन पे भी हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा। अब आप देखिए साइंस वाला प्रश्न देखने को मिल रहा है। अब आप पूछ रहे होंगे सर साइंस कैसे आ गया यहाँ पे? बिल्कुल, साइंस भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। क्यों आता है साथियों? आपको बता दूं कि विकास के अंतर्गत मैंने बताया कि हेरिडिटी शामिल होती है। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता। तो विकास में आपको याद रखना है, पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु दोनों, फिर युग्मनज का बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। जो साइंस वाले हैं वो इस चीज को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, ये भी तथ्यात्मक प्रश्न है, देखिए जरा ध्यान से। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? पुरस्कार को अपन पुनर्वदन भी बोल सकते हैं, वो हैं गुथरी साहब। ये भी एक क्या है? तथ्यात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। थार्नडाइक और स्किनर महोदय दोनों ने इन्फोर्समेंट पर बल दिया। रीइंफोर्समेंट, क्या? रीइंफोर्समेंट पर बल दिया। पावलोव ने किसका सिद्धांत दिया? आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। पिछली बार इससे ना हर पेपर में प्रश्न बन रहे थे। पावलोव का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। याद रखेंगे आप लोग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अभी हम लोग थर्ड जो वीडियो रहेगी ना, आपके लिए सिद्धांत पे बेस क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, उस पर सारे सिद्धांत पे बेस क्वेश्चन। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस पर किया गया था ये भी याद रखिएगा। पावलोव ने जिस जानवर पर प्रयोग किया वो था कुत्ता। कुत्ते पर उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अभी हम इस पे बेस आगे क्वेश्चन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आप लोगों को मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा फ्रेंड्स। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? बहुत प्यारा प्रश्न है, कल की क्लास में मैंने इस पे बेस बनाया था, याद रखिए। गिरोह अवस्था को अपन कहते हैं पियर एज। पियर एज कहलाता है ये होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था भी बोलते हैं इसे। 8 से 10 वर्ष में समाजीकरण की अवस्था होती है आपकी गिरोह की अवस्था। अब समझना, बाल्यावस्था में आप लोग अपने आसपास के सराउंडिंग में खुद देखते हैं। प्यारे मित्रों, जब हम इस पर बात करते हैं कि बाल्यावस्था क्या है, तो बाल्यावस्था की आयु आप लोग बताएंगे। बाल्यावस्था की आयु कब होती है? आप लोग ध्यान से सुनना। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु, है ना, चाइल्डहुड जो कहलाता है। 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु होती है। क्लियर है प्यारे मित्रों? इसके बाद बात करता हूं मैं 3 अवस्थाओं पे और चर्चा कर लेता हूं मैं। एक होती है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है ना फ्रेंड्स, ये होती है जन्म से लेके, आप लोग 0 नहीं बोलना, जन्म से लेके 6 साल तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। आप लोग नोट कर लेंगे। प्यारे मित्रों, जब हम दूसरी बात करते हैं बाल्यावस्था, मैंने उसको बता दिया आपको 6 साल से लेके 12 वर्ष तक होता है। प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट जो रहता है आपका अवस्था, वो होती है किशोरावस्था। प्यारे मित्रों, जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं, किशोरावस्था जो होती है ना 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि किशोरावस्था को तूफान भरी अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। आप लोग आंसर देंगे। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। अभी बता देता हूं आपको, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने। किसने कहा है? स्टैनले हॉल। इस तरह से हम लोग परिभाषा भी कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं आपको लेके मैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 52 पे लेके चलता हूँ। जो लोग भी नए साथी मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं, आप सबसे फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अंग नहीं है? अब ध्यान देना, कल मैंने एक मॉडल थ्योरी बताया था जो कि आपका बांडुरा का था। बांडुरा ने बताया था 5 प्रकार के स्टेप, 6 प्रकार के स्टेप: ज्ञान, अवबोध, ठीक है, इसके बाद अनुप्रयोग, इसके बाद ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग हो गया। इसके बाद आपका आता है विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। ये 6 प्रकार के स्टेप बताए थे अल्बर्ट बांडुरा साहब ने। ब्रूनर साहब का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको याद रखना है। मैंने कल आपको बताया था हमारे पियाजे साहब, कौन साथियों, प्यारे मित्रों, पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अब यहाँ पर ब्रूनर साहब ने दिया है, बिल्कुल इन्होंने भी दिया है, आपको याद रखना है। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से पूछता है, पियाजे साहब से। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत तक आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप लोग ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को देख लीजिए। इनमें से नहीं है पूछा है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछता है तो हमें इसको एक ट्रिक के थ्रू याद रखना है। IAS, इनके सिद्धांत में 3 स्टेप हैं। IAS, I फॉर इमेजन, इमेज, I फॉर इमेज, A फॉर होता है आपका एक्शन, A फॉर एक्शन, S फॉर होता है साइन, मतलब संकेत। S फॉर साइन, साइन मतलब संकेत। इमेज, एक्शन एंड साइन, संकेत। क्लियर है ना फ्रेंड्स? तो ये 3 प्रकार से उन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वो कहते हैं कि हम जब भी कुछ सीखते हैं तो पहले प्रतिबिंब देखते हैं, उसके बाद उस प्रतिबिंब को देखकर हम जो है क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। उसके बाद संकेतों के माध्यम से भी हम उस चीज को देख पाते हैं, क्रिया कर पाते हैं। क्लियर है? उनके सिद्धांत में अंतःप्रज्ञ अवस्था नहीं आती। अंतःप्रज्ञ अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। इसे आप लोग क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके साथ लूंगा ना फ्रेंड्स। आप लोग देख पा रहे हैं, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न करना रहना चाहिए। किस में रहते हैं बताओ? किशोरावस्था में। एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जो होता है कल्पना लोक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास करता है और यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने का सोचता है। ठीक है ना? वास्तविकता में कमी रहती है उसकी, पर वो मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा आपके साथ में, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? यहाँ पर बौद्धिक विकास की विशेषता को लेकर कह रहा है बाल्यावस्था में भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। अब ये भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ किस में आता है? आप बताएंगे एडोलसेंस में, किशोरावस्था में। कहाँ आती है ना फ्रेंड्स? किशोरावस्था में आती है प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा मैं, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है। याद रखना है, डाउन सिंड्रोम में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। 21वें गुणसूत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम याद रखना आप लोग 21वें गुणसूत्र से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है साइंस से रिलेटेड। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बाल विकास में क्या क्या होता है। फिर क्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव पर बल दिया जाता है, फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, मतलब उपरोक्त सभी। याद रखेंगे इस चीज को। आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा आपके साथ में ना फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? आप लोग बताएंगे कौन सा सिद्धांत ऐसा है। मैंने अभी कल आप लोगों के लिए पूरा सिद्धांत लिया था। कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो कि वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, व्यक्तिकता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत मतलब क्या? कि चीजें इसमें निरंतर चलती रहती हैं। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखिएगा, विकास कैसी प्रक्रिया है ना फ्रेंड्स? अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी नहीं रुकती। समन्वय का सिद्धांत बिल्कुल सही है कि विकास में समन्वय होता है। विकास में हर स्टेप में समन्वय होता है। किशोरावस्था के संबंध बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के संबंध शैशवावस्था में रहते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों अवस्थाओं का संबंध आपस में रहता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का संबंध बिल्कुल सही है कि विकास में हर बच्चे में विकास निरंतर जरूर होता है, पर हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। अलग अलग बच्चे का विकास अलग अलग तरह से होता है।
ये आपको क्लियर याद रखना है, तीनों सिद्धांत रहेंगे, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं रहता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए जरा, डाउन सिंड्रोम वाला ले लिया मैंने, अगला क्वेश्चन लेंगे आपके सामने हम। आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या होगा? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अनियमित विकास का नियम, बिल्कुल नहीं। द्रुतगामी विकास का नियम हो सकता है। विकास से संबंध का नियम, ये भी हो सकता है। कल्पना और संवेगात्मक विकास, नहीं। यहां आ जाएगा आपका द्रुतगामी विकास का नियम। विकास लगातार चलता है ना फ्रेंड्स, द्रुतगामी है, ठीक है ना, लगातार चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लूंगा मैं, माँ बाप। अब ये देखिए जरा, अवधारणात्मक प्रश्न आ गया। मैंने बताया था कि अवधारणात्मक प्रश्न लूंगा, वो देखिए जरा, यहां पर ज्यादा फंसते हैं सारे स्टूडेंट्स। माँ बाप के साए से बाहर निकल, अब समझ के साथ देखना, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्यान देना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना फ्रेंड्स, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जब जाता है तो वह अपने पीयर ग्रुप के साथ, ध्यान दीजिएगा, वही बताया मैंने, पीयर ग्रुप, आपको याद रखना है, बालकों की संगत के साथ। किशोरावस्था नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, अपने ग्रुप से अलग रहने का प्रयास करता है। पूर्व किशोरावस्था भी नहीं होगा, उत्तर बाल्यावस्था होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा अपने फैमिली में रहता जरूर है, पर अपने दोस्तों में ज्यादा विश्वास करने लगता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लूंगा मैं, बहुत प्यारा प्रश्न ये वाला भी। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं कितने? समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? याद रखना 23। साइंस का प्रश्न है, 3 प्रश्न लिए मैंने साइंस के, इससे प्रश्न बनते हैं, सेलेक्टेड प्रश्न बनते हैं। 23 जोड़े मतलब कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा मैं, वो ही देखिए जरा। फिर एक प्रश्न आ गया, तथ्यात्मक विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना बोल रहा है, किसमें होगा? पूर्व किशोरावस्था में। याद रखना, जब बाल्यावस्था एंडिंग होने लगती है ना, तब किशोरावस्था का शुरुआत रहता है, उस समय बच्चा विद्रोह करने की भावना में रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये आपके 30 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। मैंने कल आपके लिए भी 30 क्वेश्चन लिए थे, चैप्टर नंबर 2 था आप सबके लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह की आपको कंटेंट मिलते रहें। मन MP टेट के रिगार्डिंग सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।